नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब प्लेटफॉर्म तूफान क्लासेज। दोस्तों आज हम लोग साइंस के दोस्तों जो आपका एनसीईआरटी का सीरीज है दोस्तों, उसमें हम दोस्तों क्लास 6 का चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे, जो कि दोस्तों हम लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 दोस्तों पढ़ चुके हैं। यानी कि चैप्टर 1 और दोस्तों चैप्टर 2 हम लोग पढ़ चुके हैं, और दोस्तों ये हम लोग चैप्टर 3 पढ़ेंगे। और दोस्तों साथ ही में हम लोग दोस्तों इधर आपके एनसीईआरटी जो क्लास 6 का साइंस चल रहा है, इसके साथ साथ दोस्तों हम लोग एक और वीडियो दोस्तों हम लेकर आएंगे आपके लिए, जो इसमें से दोस्तों 9th और 10th का दोस्तों जो साइंस रहता है उसका भी दोस्तों वीडियो अपलोड किया जाएगा। यानी कि इधर दोस्तों 6 से 8 तक चलेगा, उधर दोस्तों 9 to 10 चलेगा। तो दोस्त आइए शुरू करते हैं। ये आपका क्लास 6 का दोस्तों साइंस का चैप्टर नंबर 3 है। यदि 2 आप 1 यदि पार्ट आप नहीं देखे हैं तो दोस्तों आप जाकर प्ले लिस्ट में दोस्तों एनसीईआरटी क्लास 6 का साइंस उसमें दिया हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। चैप्टर का नाम आपका तंतु से वस्त्र तक। यानी कि दोस्तों चैप्टर से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि तंतु यानी कि तंतु से लेकर वस्त्र कैसे बनाई जाती है, इसकी विधि के बारे में हम लोग जानकारी दोस्तों प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों ये क्लास 6 का है, तो आपको पहले बताता हूँ कि इसमें आपको बच्चे जैसा समझाएगा एकदम दोस्तों जीरो लेवल से। तो आपको पेशेंस के साथ वीडियो को देखना पड़ेगा। और दोस्तों जहाँ पर लगेगा हमें कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बन सकता है, तो हम आपको वहाँ पर बता देंगे कि यहाँ पर ये आपके एग्जाम में ऐसे प्रश्न बन सकते हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों। पहेली और बूझो ने अपने स्कूल में आयोजित की गई। तो दोस्तों पहेली और बूझो एक दोस्तों इनके अपने स्कूल में एक प्रोग्राम आयोजित किया गया है, जिसमें से दोस्तों विज्ञान प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार जीता है। वे दोनों अत्यधिक उत्तेजित थे दोस्तों। जो पहेली और बूझो हैं दोनों ही दोस्तों अत्यधिक उत्तेजित थे। क्यों उत्तेजित थे? क्योंकि दोस्तों उन्होंने प्राप्त हुई प्रथम पुरस्कार से अपने माता पिता के लिए वस्त्र खरीदने का निश्चय किया है दोस्तों। देखिए दोस्तों कहानी को किस प्रकार से रिलेट कर रहा है कि दोस्तों उनको ये पुरस्कार मिला है, उससे दोस्तों वस्त्र खरीदने जाते हैं। तो दोस्तों अगर वो वस्त्र खरीदने जाते हैं तो वहाँ पर दोस्तों विभिन्न प्रकार की घटनाएं देखने को मिलेगी, जिससे उनको दोस्तों दिमाग में लगातार दोस्तों क्वेश्चन बनते जाएंगे, और दोस्तों उस क्वेश्चन को हमसे रिलेट करेगा और हमको समझाने की कोशिश करेगा कि क्या आपके भी ऐसे दिमाग में विचार या क्वेश्चन ऐसे बन रहे हैं दोस्तों, क्या आप भी ऐसा सोचकर आश्चर्यचकित हो रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो दोस्तों आप 3 चीज़ पर काम कीजिए कि ये कब, क्या और क्यों दोस्तों, और कैसे। तो ये इनको दिमाग में ये क्वेश्चन बनेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो दोस्तों आइए देखते हैं। तो दोस्तों वो लोग वस्त्र खरीदने का निश्चय किया है, और दोस्तों वे कपड़े की दुकान पर वस्त्र सामग्री की विस्तृत विविधता देखकर उलझन में फंस गए। और दोस्तों दुकानदार ने उन्हें यह समझाने का प्रयास किया कि कुछ कपड़ों तथा वस्त्र सूती हैं तथा कुछ संश्लिष्ट कृत्रिम है। यानी कि दोस्तों दुकानदार उनको समझाना चाहता है कि जो दोस्त वस्त्र होते हैं ये आपके इसमें से जो कुछ वस्त्र हैं ये आपके सूती के वस्त्र हैं, और कुछ वस्त्र जो हैं संश्लिष्ट यानी कृत्रिम है। कृत्रिम का मतलब दोस्तों होता है कि यानी कि आर्टिफिशियल है दोस्तों, ये प्रकृति के द्वारा प्रदान नहीं किया गया है। तो दोस्तों उसके पास ऊनी मफलर थे और शाल भी थे दोस्तों दुकानदार के पास। दोस्तों दुकान में बहुत सी रेशमी साड़ियाँ भी थी। दोस्तों दुकानदार है जो उनको अलग अलग तरह के कपड़े दिखा रहे हैं, और दोस्तों ऐसे दुकान में जाते हैं तो कपड़े आपको टंगे हुए देखे हुए मिलते हैं। तो दोस्तों ये लोग भी अपने देखकर आश्चर्यचकित हो रहे थे। तो दोस्तों पहेली तथा बूझो अत्यधिक उत्तेजित दिखाई दे रहे थे। दोस्तों उन्होंने इस विभिन्न कपड़ों को स्पर्श किया और उनके बारे में जानकारी प्राप्त की। अंत में उन्हें एक ऊनी मफलर तथा एक सूती साड़ी खरीदी गई, जो कि दोस्तों दुकानदार के द्वारा आपके दिखाई गई थी। वहीं दोस्तों कपड़े की दुकान का भ्रमण करने के पश्चात पहेली और बूझो ने अपने आसपास विभिन्न प्रकार के वस्त्रों को ध्यान से देखना आरंभ कर दिया। उन्होंने यह देखा कि बेडशीट, जो दोस्तों बेडशीट होता है जिसे बिस्तर पर बिछाने की चादर को दोस्तों बेडशीट कहा जाता है, तथा दोस्तों कंबल और आपके जो पर्दे होते हैं जो कि आपके दरवाजे पर लगाए जाते हैं, और मेज पोस्ट और तौलियाँ, और दोस्तों झाड़न जिसे डस्टर कहा जाता है, जो कि आप अपने कुर्सी वगैरह चेयर झाड़ते हैं उसे डस्टर कहा जाता है आदि, ये सभी विभिन्न प्रकार के कपड़ों से बने। यहाँ तक कि उनके अपने बस्ते तथा बोरे भी दोस्तों किसी प्रकार के वस्त्र से बने हुए हैं दोस्तों। जो वो अपने पढ़ने जाते थे जो बस्ते के लेकर, और दोस्तों जो बोरा पर बैठते थे तो वो भी दोस्तों किसी वस्त्र के ही बने थे। और उन्होंने इन सभी वस्त्रों की पहचान सूती, ऊनी और दोस्तों रेशमी अथवा संश्लेषित, संश्लिष्ट मतलब दोस्तों कृत्रिम होता है यानी कि आर्टिफिशियल होता है, के रूप में की गई।
क्या आप भी इन वस्त्रों में से कुछ पहचान कर सकते हैं? उसमें से दोस्तों हम 3.1 में देखेंगे कि वस्त्रों में क्या विविधता है। तो दोस्तों इसको एक क्रियाकलाप से समझाया गया है कि अपने आसपास के किसी दर्जी की दुकान का भ्रमण कीजिए और सिलाई के बाद बचे कपड़ों की कतरन एकत्र कीजिए और कपड़े की प्रत्येक कतरन को स्पर्श करके उसके स्पर्श का अनुभव कीजिए। दर्जी की सहायता से उसे पूछकर कुछ कपड़ों पर सूती, रेशमी, ऊनी, संश्लेषित और दोस्तों लेबल लगाने का आप प्रयास कीजिए। क्या आप जानते हैं कि ये विभिन्न कपड़े किस प्रकार से बनते हैं? जब कुछ किसी कपड़े का अवलोकन करते हैं तो वह एक सुतत आपके जो कपड़ा होता है उसे प्रतीत होता है। और साथ ही में दोस्तों ये हमें ध्यान रखना होता है कि आपने क्या देखा है। वहीं अगर क्रियाकलाप 2 की हम बात करें तो सूती कपड़े का वह टुकड़ा चुनिए जिससे पर आपने क्रियाकलाप 1 पर लेबल लगाया था। इसके एक सिरे पर कोई ढीला धागा या तागा ढूंढने का प्रयास कीजिए और इसे बाहर खींचिए। ये आपको समझाना चाह रहा है एकदम बच्चे की तरह। वहीं अगर हम बात करें तो तागा दिखाई न दे तो आप पिन अथवा सुई की सहायता से आप एक तागा धीरे धीरे बाहर खींच सकते हैं। हम यह देखते हैं कि तागे को एक साथ व्यवस्थित करने पर वस्त्र बना है। ये तागे किससे बनते हैं? तो आइए देखते हैं कि ये तागे जो हैं किससे बनते हैं। इसके बारे में हमें ये जानकारी देगा। तो दोस्तों इसमें हम लोग 3.2 में तंतु के बारे में पढ़ेंगे। तो तंतु दोस्तों क्रियाकलाप 3 के माध्यम से समझाएगा कि तंतु क्या होते हैं। तो किसी सूती वस्त्र कपड़े के टुकड़े से कोई तागा बाहर निकालिए और इस तागे के टुकड़े को मेज पर रखिए, जैसे इस प्रकार यहाँ पर रखा गया है। और इस तागे के टुकड़े को एक सिरे से अपने अंगूठे से दबाइए। जहाँ पर यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ से आपको अंगूठे से ये दबाया है। और तागे के दूसरे सिरे को इसके लंबाई के अनुदिश अनुसरण अपने नाखून से खरोचिए। तो यहाँ से ये जो तागा है इसको अपने नाखून से यहाँ पर खरोच रहा है। तो क्या आप इस सिरे पर यह देखते हैं कि तागे पतली लाड़िया में विखंडित हो गए हैं? तो दोस्तों तागे जो हैं धीरे धीरे वो विखंडित ही होंगे, अलग अलग हो जाएंगे। तो अगर वहीं अगर हम बात करें तो तागे की जो पतली दोस्तों लड़ियाँ यहाँ पर जो है ये आपकी विखंडित होती हुई दिखाई दे रही है। तो ये दोस्तों सुई में तागे को पिरोन डालने का प्रयास करते हैं। समय भी अपने ऐसे ही परीक्षण किया होगा। कई बार तागे का यह सिरा कुछ पतली आपके लड़ियों में पृथक हो जाता है। ऐसा होने पर तागे की सुई को नाकों में गुजरना कठिन हो जाता है। तागे की यह दिखाई देने वाली जो पतली आपकी लाड़ियाँ भी है उसे दोस्तों अधिक पतली लाड़ियों से मिलकर बनी होती है, जिन्हें हम तंतु कहते हैं। तो ये आपको तंतु समझाने का प्रयास किया कि जो तंतु होते हैं आप धागे को यदि पूरा खरोंचिएगा और उसमें से जो बहुत ही दोस्तों आपके एकदम छोटा से छोटा जो आपका दोस्तों रेशा होगा, यानी कि उसी को दोस्तों इसने तंतु कह रहा है। तो दोस्तों अगर वस्त्र और तागे यानी कि धागे से मिलकर बनता है, जो वस्त्र होता है आपका ये धागों से मिलकर बनता है, तथा तागे जो होते हैं यानी कि जो धागे होते हैं ये आगे तंतुओं से मिलकर बने होते हैं। ये तंतु कहाँ से आते हैं? यानी कि जो वस्त्र होता है ये आपका धागा से बनता है और दोस्तों जो धागा होता है ये तंतु से बनता है। तो ये आप याद रखिएगा कि आपके जो वस्त्र है इसको बनाने के लिए हमें धागा की इससे ज़रूरत पड़ेगी और इस धागे को बनाने के लिए इस प्रकार के आपके तंतु की ज़रूरत पड़ेगी। तो आइए देखते हैं कि ये तंतु आखिर आते कहाँ से हैं और किस प्रकार इनको धागा बनाया जाता है और कैसे दोस्तों इन्हें कपड़ा बनाया जाता है। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों वस्त्र तागे या धागे से मिलकर बनते हैं तथा तागे भी आगे तंतु से मिलकर बनते हैं। ये तंतु कहाँ से आते हैं तो इसके बारे में हम लोग जानकारी इकट्ठा करेंगे। तो कुछ वस्त्रों जैसे कि सूती, जूट, रेशमी, ऊनी के तंतु पादप तथा जंतुओं से प्राप्त होते हैं। तो कुछ इसमें से आपके जो वस्त्र होते हैं जैसे कि आपके सूती हो गया, जूट हो गया, रेशमी तथा ऊनी के जो वस्त्र हैं ये आपके तंतु तथा जंतु से प्राप्त होते हैं। इन्हें हम प्राकृतिक तंतु कहते हैं, यानी कि इसे आपके नेचुरल तंतु कहते हैं। रुई तथा जूट, जिसे पटसन भी कहा जाता है जूट को, वो पादपों से प्राप्त होने वाले जंतुओं के उदाहरण हैं। यानी कि जो आपके ये
रुई तथा पटसन देखते हैं, ये पादप यानी कि पेड़ पौधे से प्राप्त होने वाले तंतु के ये उदाहरण है। ऊन तथा जो रेशम होता है ये आपके जंतुओं से प्राप्त होते हैं, जैसे कि इसमें से प्रमुख जंतु आपके शामिल होते हैं, जैसे कि ऊन भेड़ बकरी की कार्तिक ऊन से प्राप्त होती हैं। वहीं अगर बात करें तो खरगोश या जो याक होते हैं, याक मुख्य तौर पर आपके लद्दाख क्षेत्रों में देखे जाते हैं, यानी कि ठंडे प्रदेशों में देखे जाते हैं। किसी भी आपके कॉन्टिनेंट में जहाँ पर भी ठंडे प्रदेश बहुत ज़्यादा मिलेंगे वहाँ पर याक ज़्यादा मिलते हैं। तो ऊँटों के बालों से भी आपके इसे प्राप्त किया जाता है। रेशमी तंतु जो होते हैं ये रेशम कीट के कोकून से खींचा जाता है। तो ये आपके एग्जाम से इम्पोर्टेंट हो सकता है कि रेशमी तंतु जो होते हैं किससे खींचा जाता है, तो ये रेशमी कीट का नाम है दोस्तों कोकून, इससे ये आपके खींचे जाते हैं। वहीं हजारों वर्षों तक वस्त्र निर्माण के लिए केवल प्राकृतिक तंतुओं का ही उपयोग होता है, यानी कि आपके जो वस्त्र के निर्माण के लिए दोस्तों केवल आपके प्राकृतिक तंतुओं का उपयोग होता था पहले, क्योंकि उस समय दोस्तों आर्टिफिशियल की खोज नहीं की गई थी। लेकिन अगर वहीं हम बात करें तो पिछले लगभग 100 वर्षों से ऐसे रासायनिक पदार्थ जिनका स्रोत पादप अथवा जंतु नहीं है, ये तंतुओं का निर्माण किया जा रहा है। इसे संश्लिष्ट तंतु कहते हैं, यानी कि इसे हम कृत्रिम आपके तंतु कहेंगे। जैसे कि आपके जो पॉलिस्टर हो गया, नायलॉन हो गया, एरिक्रिलिक हो गया, संश्लेषित तंतुओं के कुछ ही उदाहरण है। तो इस उदाहरण का आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि आपके एक्रिक क्या है, तो आपके जंतु या कृत्रिम ऐसे प्रकार पूछा जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा कि जो संश्लिष्ट तंतु के उदाहरण है आपका पॉलिस्टर हो गया, नायलॉन हो गया, एक्रिलिक हो गया, ये सब संश्लिष्ट तंतुओं के उदाहरण है। तो ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान रखिएगा। अगला दोस्तों जो हमारा 3.3 में हम पढ़ेंगे कि कुछ पादप जंतु हैं, कौन कौन से पादप जंतु हैं जिनसे हमें ये तंतु प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों जो इसमें से फर्स्ट आपका है रुई। तो क्या आपने कभी तेल के लैंपों के लिए बत्तियां बनाई है? दोस्तों आप यदि आज से लगभग दोस्तों 10 साल पहले की बात हम करें तो दोस्तों पहले लैंप चलता था, तो उसमें आज भी दोस्तों कहीं कहीं हमें देखने को मिल जाता है। तो वहाँ पर जो लैंप के बत्तियां होती थी, तो उस तेल को दोस्तों ऊपर चढ़ाने के लिए आपके उस रुई का प्रयोग किया जाता था, जो कि वो कुशिकत्व विधि से दोस्तों ऊपर चढ़ती थी। तो इन बत्तियों को बनाने के लिए क्या आपके उपयोग में लाते हैं? क्या इस रुई का उपयोग गद्दे, रजाई अथवा तकियों में भी किया जाता है? ठंडों के दिनों में दोस्तों जो हम रजाई ओढ़ते हैं या आपके जो गद्दे पर सोते हैं, और तकिया जो होती है वो भी दोस्तों रुई से ही बनाई जाती है। वहीं आपके कुछ रुई लीजिए, उसे खींचकर आप पृथक करने का प्रयास कीजिए। इसके किनारे को ध्यान से देखिए, आपने क्या परीक्षण किया है? ये छोटी पतली लड़ियाँ जिन्हें आप देख रहे हैं ये कपास तंतुओं से बनी होती है। तो जो रुई होती है ये आपकी कपास की बनी होती है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि रुई किससे बनी होती है, तो ये आपकी कपास से बनी होती है। तो आइए फिर देखते हैं कि जो कपास रुई जो होती है, जो कपास से बनी रहती है, ये कहाँ से आती है? तो ये आपके इस खेतों में उगाया जाता है, यानी कि ये कृत्रिम आपके उदाहरण है। यानी कि साधारणतः कपास के पौधे वहाँ उगाए जाते हैं जहाँ की मृदा काली तथा जलवायु उष्ण है। तो ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है कि कपास के पौधे के लिए आपके अनुकूल जलवायु कैसी होनी चाहिए। तो कपास के पौधे के लिए जो जलवायु होना चाहिए ये आपकी उष्ण होनी चाहिए, और मृदा की अगर हम बात करें तो ये मृदा आपकी काली होनी चाहिए। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि कपास के पौधे काली मृदा पर उगाए जाते हैं। मुख्य तौर पर आपके जो काली मृदा होते हैं ये आपके गुजरात, महाराष्ट्र दोस्तों और कर्नाटक जैसे राज्यों में देखने के मिलते हैं। लेकिन यदि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों कि जो आपकी कपास होता है दोस्तों वो मुख्य तौर पर आपके गुजरात राज्य में ही सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। यानी कि काली मृदा के क्षेत्रफल अगर की बात करें तो गुजरात में काली मृदा की क्षेत्रफल और उर्वरक दोस्तों दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य आपका हो जाता है। वहीं अगर बात करें तो जहाँ पर आपके ये दो चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि आपके कपास उगाने के लिए काली मृदा की जरूरत पड़ती है, और जलवायु की बात करें तो उष्ण जलवायु की बात आपकी पड़ती है। वहीं आप ऐसे कुछ राज्यों के नाम बता सकते हैं जहां हमारे देश में कपास की कृषि की जाती है। तो दोस्तों हम आपको ये राज्यों के नाम बता दिए कि कौन कौन से राज्य हैं। वहीं दोस्तों कपास पादप के फल, जिसे आप कपास गोलक कहते हैं, जो कपास के पादप के जो फल उगते हैं इन्हें कपास गोलक कहा जाता है। लगभग दोस्तों ये नींबू की माप के होते हैं, और पूर्ण परिपक्व होने पर बीज जो होते हैं टूटकर खुल जाते हैं, तथा अब कपास तंतुओं से ढके बिनौले कपास
जिसे बीज कहा जाता है, कपास के बीज को बिनौला कहा जाता है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि कपास के बीज को बिनौल कहा जाता है। वहीं पादप जो कपास के फल होते हैं उसे कपास के फल को गोलक कहा जाता है। तो दोस्तों ये जो आपके कपास के बीज होते हैं जिसे बिनौले कहा जाता है, क्या आपने ऐसे कपास खेत देखा है जो कपास चुने जाने के लिए तैयार हो चुका है? इस समय खेत के कपास की परिफुल्लों यानी कि जो रेवे होते हैं इतने श्वेत हो जाते हैं जैसे कि हिम से ये ढक दिया गया है। तो इस प्रकार हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कपास के पादप के जो तो हैं जो ये आपके खेत हैं, तो यहाँ पर इस प्रकार से ये उजला उजला निकलने लगते हैं। जैसे ही इससे बाहर निकाल दिया जाता है तो लगता है कि ये दूर से देखने पर आपके बर्फ़ के दोस्तों ढेर जैसे आपके दिखाई देने लगते हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि कपास आपके काली मृदा के लिए उपयुक्त रहता है और दोस्तों इसके लिए उष्ण जलवायु की आवश्यकता होती है। वहीं अगर हम बात करें तो साधारणतः इन कपासों को बालों से कपास को हस्त चयन द्वारा प्राप्त किया जाता है, यानी कि हाथों के द्वारा ही देख रहे हैं आप कटाई किया जा रहा है और कपास को अलग किया जा रहा है। इसके पश्चात कपास के बीजों को कंकतन पृथक किया जाता है, यानी कि कपास यदि आपसे पूछ सकता है एग्जाम में कि कपास के बीजों को किस विधि द्वारा अलग किया जाता है, तो ये आपके कंकतन विधि के द्वारा अलग किया जाता है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि कंकतन द्वारा इसे पृथक किया जाता है और इस प्रक्रिया को कपास ओटना कहते हैं, यानी कि जो ये पूरी प्रक्रिया इस व्यक्ति के द्वारा की जा रही है, कपास के दोस्तों अलग किया जा रहा है, तो इस बीज को दोस्तों तो इस पूरी प्रक्रिया को आके कपास का ओटना कहा जाता है। तो आप यह ध्यान रखिएगा। और विधि का जो प्रयोग किया जाता है ये आपकी कंकतन विधि का प्रयोग किया जाता है। वहीं पारंपरिक ढंग से कपास हाथों से ओटी जाती है, जैसा कि आप चित्र 37 में आप देख सकते हैं। आजकल के कपास ओटन के लिए मशीनों का उपयोग किया जाता है। अगला दोस्तों जो हमारा ये प्राकृतिक दोस्तों है, इसका नाम है दोस्तों आपके जूट यानी कि पटसन। तो दोस्तों जो पटसन के तंतु को दोस्तों पटसन पादप यानी कि जो चित्र 3.8 में दोस्तों ये देख सकते हैं के तने जो होते हैं से प्राप्त किए जाते हैं। जो पटसन तंतु होते हैं दोस्तों ये पटसन के पादप से ही प्राप्त किए जाते हैं। भारत में जो इसकी खेती की जाती है ये वर्षा ऋतु में की जाती है, यानी कि जो पटसन का आपका दोस्तों खेती किया जाता है ये वर्षा के ऋतुओं में की जाती है, क्योंकि इसे पानी की काफ़ी ही अधिक आवश्यकता पड़ती है। वहीं भारत में पटसन को प्रमुख रूप से आपके पश्चिम बंगाल और बिहार असम में उगाया जाता है। दोस्तों आपके बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार में मुख्य तौर से दोस्तों किशनगंज राज्य या आप कह सकते हैं कि पूर्णिया के कुछ हिस्सों में दोस्तों कपास की खेती की जाती है, जो कि आपके बांग्लादेश के दोस्तों जो बॉर्डर टच करता है। और दोस्तों वहीं पर कटिहार में भी कुछ भागों में हमें देखने को मिलता है। लेकिन अगर मुख्य तौर पर बात करें हम तो कपास की जो बिहार में खेती की जाती है ये आपके पूर्ण रूप से आपके किशनगंज में ही देखने को मिलती है। क्योंकि दोस्तों अगर इतिहास की बात करें तो ऐतिहासिक काल में कपास के जो आपके मिल का लगाया गया था तो सर्वप्रथम दोस्तों आपके किशनगंज में ही लगाया गया था। और दोस्तों एक आपका असम भी राज्य है जहां पर आपकी कपास की दोस्तों खेती की जाती है, क्योंकि वो भी राज्य दोस्तों जो है आपके पश्चिम बंगाल से टच करता है। और साथ में दोस्तों आपके बांग्लादेश से भी उसकी सीमा कुछ लगती है। वहीं अगर हम बात करें तो सामान्यतः जो पटसन यानी पादप जो होते हैं इनकी फसल को पुष्पन अवस्था में काटा जाता है। जब ये पुष्प की अवस्था में होते हैं तो इन्हें काट लिया जाता है। वहीं फसल की जो कटाई होती है इसके पश्चात पादपों के जो तने को कुछ दिनों तक जल में डुबो कर रखा जाता है। यानी कि दोस्त जैसे ही इस फसल की कटाई की जाती है तो जो इसके ये तने होते हैं इसे पानी में आपके डुबो कर कुछ दिनों के लिए रखा जाता है और उससे जो दोस्तों बनाया जाता है एक प्रकार की आपकी रस्सी की जैसी दोस्तों उस तंतु का भी उपयोग कर लिया जाता है। और दोस्तों फसल की कटाई के पश्चात जो इसे जल में रखा जाता है तो ऐसा करने पर तने गल जाते हैं और उन्हें पटसन तंतुओं से हाथों द्वारा पृथक कर दिया जाता है। तो दोस्तों इसे जो तने गल जाते हैं और पटसन तंतु जो होते हैं वो हाथ के द्वारा अलग कर लिए जाते हैं। वहीं अगर बात करें तो वस्त्र बनाने से पहले इन सभी तंतुओं को तागों में परिवर्तित कर लिया जाता है। ऐसा कैसे किया जाता है आइए हम लोग आगे देखते हैं। अगला दोस्तों हमारा पॉइंट है 3.4 कि सूती तागे की कताई जो होती है। तो दोस्तों आप स्वयं सूती तागा बनाने का प्रयास कर सकते हैं।
दोस्तों यहाँ पर क्रियाकलाप 4 के माध्यम से आपको बताया गया है कि आप किस प्रकार से सूती तागे का प्रयोग बनाने में कर सकते हैं। तो एक हाथ में कुछ रुई पकड़िए और दूसरे हाथ के अंगूठे के तर्जनी के बीच कुछ रुई के चुटकियों से भरिए। दोस्तों यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि किस प्रकार से एक हाथ में ये रुई को पकड़े हुए हैं और एक हाथ में दोस्तों ये चुटकी से रुई को भर रहे हैं। इसे धीरे धीरे रुई से बाहर की ओर इसे खींचिए तथा रेशों को लगातार ऐंठते भी रहिए। क्या आप तागा इस प्रकार से आप बना सकते हैं। अगर वहीं हम बात करें तो रेशों से तागे बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसे कताई कहते हैं। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि जो रुई के रेशे होते हैं उस रेशे से जो जो तागा बनाया जाता है यानी कि जो धागा बनाया जाता है इसे कताई कहते हैं। इस प्रक्रिया को कताई कहते हैं और इस प्रक्रिया में रुई के एक पुंज से रेशे को खींचकर ऐंठते हैं। ऐसा करने से रेशे पास पास आ जाते हैं और तागा बन जाता है। तो आप उसे लेकर जिस प्रकार से ऐंठिएगा तो एक प्रकार के आपका तागा बनने लगेगा और वो जो रुई है बहुत ही पास पास आने लगेगी। वहीं कताई के लिए एक सरल युक्ति हस्त तकुआ का उपयोग किया जाता है जिसे तकली कहते हैं। यानी कि जो आपकी कताई बनाने के लिए जिस युक्ति का प्रयोग किया जाता है उसे हस्त तकुआ कहा जाता है, जिसे तकली कहा जाता है। और ये हाथ से प्रचलित कताई में उपयोग में होने वाली एक अन्य युक्ति चरखा है। चरखे के उपयोग को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन के एक पक्ष के रूप में लोकप्रियता प्रदान की थी। तो दोस्तों जो चरखा होता था वो महात्मा गांधी जी चलाते थे, यानी कि वो अपने दिखाते थे कि हमारा जो देश है वो दोस्तों आपकी मशीनरी की दुनिया में नहीं, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों हाथों के द्वारा प्रयोग करके बनाया जा रहा है। तो एक प्रकार के दोस्तों वे अपनी पूरी दोस्तों मानव जाति जो भारत की थी उसे दिखाना चाहते थे। वहीं दोस्त अगर हम बात करें तो आपके उन्होंने लोगों को हाथ के कत्ते यानी धागे से बुने वस्त्रों को पहनने तथा ब्रिटेन के मिलों से बने आयातित कपड़े को दोस्तों उन्होंने बहिष्कार किया था। तो इसलिए दोस्तों उन्होंने सबसे पहले चरखा चलाने का अपना काम किया कि लोगों को इस प्रकार से जागरूक किया जाए कि आप हाथों से बने हुए अपने अपने दोस्तों जो वस्त्र है उन्हें पहनिए। इससे दोस्तों रोजगार का भी सृजन होगा। और दोस्तों जो ब्रिटेन के मिलों से जो बन रही है जो कपड़े बनकर आ रही है उसे आप बहिष्कार कीजिए। इस प्रकार से दोस्तों वो चाहते थे कि हम लोग अपनी गुलामी से भी बाहर निकले, क्योंकि उन लोगों को दोस्तों जो कमाई होती है उसे वो तोड़ने का प्रयास करना चाहते थे। और दोस्तों बृहद पैमाने पर यानी कि बड़े पैमाने पर तागों की कताई का कार्य कताई मशीन की सहायता से किया जाता है। कताई के पश्चात तागों का उपयोग वस्त्र बनाने में किया जाता है। यानी कि यदि बड़े पैमाने पर बात करें तो बड़े पैमाने पर आपको इतनी जनसंख्या होने के बावजूद दोस्तों हाथों से कताई करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है और लोगों का दोस्तों आपके जो दोस्तों भरपूर जो उपयोग किया जा रहा है उस उपयोग को दोस्तों फुलफिल नहीं किया जा सकता है। इसीलिए दोस्तों मशीनों का सहारा लिया जाता है जिसमें मानव के द्वारा ही मशीनें चलाई जाती है। तो दोस्तों मशीन जो होती है आपकी बहुत सी दोस्त जो तंतु होते हैं उससे आपके धागे का निर्माण कर सकती है। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें तो तागे से वस्त्र की दोस्तों, तो तागे से वस्त्र बनाने की कई विधियां हैं। इनमें से दो प्रमुख विधियां बुनाई तथा बंधाई हैं। तो इसे ध्यान रखिएगा, बुनाई तथा बंधाई। तो आइए हम लोग देखते हैं कि बुनाई क्या होती है और ये बंधाई क्या होती है। तो आपके क्रियाकलाप 2 में आपने यह ध्यान दिया होगा कि वस्त्र के तागे के दो सेटों जिन्हें एक साथ व्यवस्थित किया जाता है से मिलकर बनते हैं। तागे के दो सेटों को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को जो होती है उसे बुनाई, इंग्लिश में इसे वीविंग कहते हैं। तो आइए कागज के कुछ पट्टियों को बुनने का प्रयास करते हैं। ये आपको क्रियाकलाप 5 में बताया गया है कि किस प्रकार से आप तागे को बुनाई कर सकते हैं। तो विभिन्न रंगों को दो कागज का आप सेट ले लीजिए। दोनों में से 30 सेंटीमीटर लंबाई तथा 30 सेंटीमीटर चौड़ाई की वर्गाकार शीट काटिए और अब इन दोनों शीटों को आधा मोड़िए। एक शीट पर चित्र 3.12A में दिखाए अनुसार रेखा खींचिए और दूसरी शीट पर 3.12B में दिखाए अनुसार रेखा खींचिए। दोनों शीटों को खींची गई रेखा के अनुदिश काटिए। फिर इन शीटों को मोड़े को खोलकर उन्हें फैला लीजिए। एक शीट की पट्टियों को एक एक करके दूसरी शीट के कटवाएं दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर किस प्रकार ये आपको चित्र के माध्यम से यहाँ पर बताया गया है। 3.12 में यहाँ पर
ए, यहाँ पर दोस्तों बी है, और सी और डी। तो जिस प्रकार से किया है आप इस प्रकार से प्रयास कर सकते हैं, लेकिन आपको इसका ज़रूरत नहीं है। वहीं दोस्तों अगर बात करें तो चित्र 3.12 सी में दिखाए गए के अनुसार बुनिए। और दोस्तों ये बताया गया है कुछ आपको, तो इस ढंग से तागे को 2 सेटों को बुनकर वस्त्र बनाया जाता है। तागे वस्तुओं में कागज की पट्टियों की तुलना में बहुत पतले होते हैं। वस्त्रों की बुनाई करघों पर की जाती है। तो करघे या तो हस्त प्रचलित होते हैं या विद्युत प्रचलित, यानी कि हाथों के द्वारा चलाए जाते हैं, या आपके विद्युत मशीनों के द्वारा ये चलाए जाते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि एक महिला के द्वारा हथकरघा का उपयोग करके ये वस्त्र का निर्माण कर रही है। एक विशेष प्रकार की ये बुनाई होती है जो हथकरघा होती है। तो क्या आपने भी कभी ऐसा ध्यान दिया है कि स्वेटर के किस प्रकार बुने जाते हैं? इनकी बुनाई जो होती है यानी नीटिंग में किसी एकल तागे का उपयोग वस्त्र के एक टुकड़े को बनाने में किया जाता है। क्या आपने कभी ऐसे फटे हुए मोजे के किसी तागे को खींचकर देखा है? जब आप ऐसा करते हैं तो आप क्या होता है कि एकल धागा लगातार खींचता चला जाता है तथा वस्त्र उड़ता जाता है, और मोजे और बहुत सी अन्य पहनने की जो वस्तुएं होती है इस प्रकार से दोस्तों आप देख सकते हैं। और दोस्तों जो ये वस्तुएं होती हैं ऐसे बुनाइयों द्वारा बने वस्त्रों से बनाई जाती है। वहीं इस प्रकार की बुनाई जो होती है हाथों से मशीनों द्वारा भी की जाती है। दोनों प्रकार की बुनाई का उपयोग विभिन्न प्रकार के वस्त्रों के निर्माण में किया जाता है, और इन वस्त्रों का उपयोग पहनने की विधि वस्तु बनाने में भी होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये स्वेटर की बुनाई हो रही है, जो कि धागे से दोस्तों इसे बुना जा रहा है। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए। वहीं अगर बात करें तो ये पहली यह जानना चाहती है कि क्या आपने नारियल के बाहरी खोल के जो तंतु से बने किसी वस्त्र को देखा है? इन तंतुओं को सामान्यतः किन कार्यों में उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका जो उत्तर है आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। यदि आप देखें तो कौन सी आपके तंतु से कौन से कार्यों में उसका उपयोग किया जाता है इसका बताइए आप। अगला दोस्तों 3.6 पॉइंट है हमारा कि ये जो वस्त्र सामग्री का इतिहास हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया है कि प्राचीन काल में लोग पहनने के लिए किस सामग्री या वस्तुओं का उपयोग करते थे? तो वस्त्रों के विषय के पूर्व प्रमाणों से ऐसा प्रतीत होता है कि प्रारंभ में लोग जो होते वो वृक्ष की छाल जो होता है जिसे आप वल्क कहते हैं, इसे बड़ी बड़ी पत्तियों तथा जंतुओं को जो चर्म यानी कि जंतुओं को दोस्तों जो चमड़ा होता है और समूर से अपने शरीर को ढक लेते थे। तो दोस्तों पहले के जो लोग थे हमारे जो पूर्वज थे उनके द्वारा वृक्ष की छालों को या बड़ी बड़ी जो पत्तियां वाली वस्त्र होती है उससे दोस्तों जिस जंतु को आपके भक्षण करते थे यानी दोस्तों खाते थे उसे मारकर, तो उसको जो आपके चमड़े होते थे उसे छीलकर बाहर कर देते थे और उसे दोस्तों आपके सुखाकर और उसे अच्छी तरीके से साफ करके दोस्तों वो आपके अपने शरीर को ढकने का प्रयास करते थे। वहीं कृषि समुदाय से बसना आरंभ करने के पश्चात लोगों ने पतली पतली टहनियाँ तथा घास को बुनकर चटाइयाँ और डालियाँ कटोरी बनाना सीखा है। और दोस्तों लताओं के जंतुओं की ऊन अथवा बालों को आपस में इंठर देकर लंबी लाड़ियाँ भी उन्होंने बनाई है। तो दोस्तों अभी ऐसा गाँवों में भी प्रचलन है कि किस प्रकार से जो घासें होती है उससे दोस्तों आपकी चटाई या टोकरी भी अभी भी बनाई जाती है, और दोस्तों इनके बुनकर वस्त्र तैयार किए गए हैं। और पूर्व से भारतवर्षी रुई से बने वस्त्र ही पहनते थे जो आपके गंगा नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में उगाई जाती थी। तो ये आपसे प्रश्न से पूछा जा सकता है कि प्राचीन समय में जो आपके रुई के वस्त्र बनाए जाते थे वो किस घाटी में उगते थे या किस नदी में? तो दोस्तों वो आपके गंगा नदी घाटी में क्षेत्रों में वैसे दोस्तों आपके रुई देखने को मिलते थे। तो आप ध्यान रखिएगा कि गंगा नदी घाटी में। वहीं दोस्तों प्लैक्स में भी एक पादप है दोस्तों, ये प्लैक्स जो है एक प्रकार का पादप है जिसे प्राकृतिक तंतु प्राप्त होता है। तो आप ध्यान रखिएगा कि प्लैक्स से जो दोस्तों होता है ये आपके प्राकृतिक तंतु प्राप्त होता है। वहीं दोस्तों ये जो प्राचीन आपका मिस्र है इसे दोस्तों वस्त्रों को बनाने के लिए रुई और प्लैक्स की कृषि नील नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में की जाती है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि जो ये प्लैक्स वस्त्र होता है ये दोस्तों आपके नील नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में दोस्तों पाया जाता है, यानी कि मिस्र के क्षेत्र में पाए जाते हैं।
वहीं दोस्तों उन दिनों में लोगों को सिलाई करना नहीं आता था। उस समय लोग अपने शरीर को विभिन्न भागों के वस्त्रों में से आच्छादित कर लेते थे। वे शरीर को आच्छादित करने के लिए कई विभिन्न ढंगों का उपयोग करते थे। सिलाई के सुई के आविष्कार के साथ साथ लोगों ने वस्त्रों की सिलाई करके पहनने तथा कपड़े तैयार किए थे, और इस आविष्कार के पश्चात सिले हुए कपड़े जो थे बहुत सी विभिन्नताएं आ गई थी। परंतु क्या यह आश्चर्यजनक की बात नहीं है कि आज भी साड़ियाँ और जो धोतिया और दोस्तों जो लुंगी होती है और पगड़ियों के बिना सिले वस्त्रों के रूप में उपयोग किया जाता है। और जिस प्रकार से समस्त देश में खाए जाने वाले जो भोजन होते हैं उसमें भी हमें अत्यधिक विविधता देखने को मिलती है। विविधता मतलब दोस्तों अलग अलग आपके प्रकार है, और ठीक उसी प्रकार वस्त्रों की पहनने की वस्तुएं भी हमें अत्यधिक आपकी पाई जाती है। तो दोस्तों इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसमें से कौन कौन से प्रमुख जो हम शब्द थे वो सीख पाए हैं। क्या आप इससे परिचित हैं या नहीं हैं? अगर नहीं है तो आप सीखने का प्रयास जरूर कीजिए। जैसे कि यहाँ पर रुई हो गया, तो ये हम लोग जान चुके हैं कि रुई क्या होती है और वस्त्र का निर्माण कैसे होता है, तंतु क्या होते हैं, और कताई क्या होती है, और बुनाई क्या होती है, और तागा क्या होता है। तो इन हम जो भी आपके पास ये 6 वर्ड थे, इन 6 वर्डों के बारे में दोस्तों हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि रुई क्या होती है, वस्त्र क्या होते हैं, तंतु क्या होती है, कताई क्या होता है, बुनाई क्या होता है, और तागा क्या होता है। यहाँ पर सारांश दिया हुआ है, तो सारांश भी हम लोग देखते हैं क्योंकि सारांश ले भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो वस्त्र सामग्री अथवा वस्त्रों में विविधता होती है, जैसे सूती, रेशमी, ऊनी और पॉलिस्टर। और दोस्तों दूसरा हमारा पॉइंट है कि वस्त्र तागों से बनते हैं जिन्हें तंतुओं से बनाया जाता है। तीसरा पॉइंट है कि तंतु या तो प्राकृतिक होते हैं या संश्लेषित यानी कि नेचुरल होते हैं, या आर्टिफिशियल यानी कि प्राकृतिक होते हैं या कृत्रिम होते हैं। रेशम, ऊन और जूट कुछ प्राकृतिक तंतुओं, जबकि नायलॉन और पॉलिस्टर कुछ संश्लेषित तंतुओं के आपके उदाहरण है। वहीं रुई तथा जूट जैसे जंतु पादप से प्राप्त किए जाते हैं। तंतुओं से तागा बनाने की प्रक्रिया को जो होता है उसे कताई कहते हैं। और तागे की बुनाई 2 प्रकार से की जाती है जिनसे दोस्तों वस्त्र बनता है। तो यहाँ पर जो हमारा है दोस्तों चैप्टर समाप्त हुआ है। यदि आप चाहें तो आप अपने अभ्यास प्रश्नों को दोस्तों देख सकते हैं और इसका आप उत्तर लिखने का प्रयास कीजिए। तो दोस्तों हम लोग फिर मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 4 में दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद। और दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए।